वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सामने एक और लेक्चर के साथ मौजूद हैं। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप लोग देख लें व्हाट्सअप नंबर जिसके ऊपर आप लोग अपना होमवर्क भेजते हैं और सेकंड ईयर के बॉयज़ और गर्ल्स रेगुलर भेजते हैं। उनको उनका काम चेक करने के बाद वापस भी किया जाता है और जो गलती होती है वो भी बताया जाता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे बच्चे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इस यूनिट का, यही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं। पिछले पेपर्स आप लोग देख सकते हैं, उनमें 2 साल पहले जो 2018 का पेपर था बोर्ड का, उसमें ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था और इसके साथ किसी किस्म का कोई भी पार्ट नहीं था, तो इसके 9 मार्क्स थे। आपको पेपर पैटर्न में बताया था कि 2 क्वेश्चंस के साथ मार्क्स होते हैं, 2 के साथ नहीं होते, तो इसके साथ किसी किस्म का पार्ट बी नहीं था। इसके जो टोटल मार्क्स थे वो थे 9। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको इसकी स्केच बताया जाता है कि स्केच ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, और ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप लोगों ने भूलना नहीं है। इस सीक्वेंस के मुताबिक हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। आप इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे करेंगे तो एग्जामिनर कभी भी आपका पेपर चेक नहीं करेगा। आपने भले ठीक लिखा हो, आप अगर फेरिंग्स के जगह पहले लेरिंग्स लिख देते हैं, आपने बिल्कुल ठीक लिखा हो, एग्जामिनर आपके पेपर के ऊपर क्रॉस लगाएगा, वो चेक करने की जहमत नहीं करेगा। क्यों? आपने सारी सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिए। तो कौन कौन सी सीक्वेंस है आपके पास, या कौन कौन से पार्ट हैं स्केच में? पहला पार्ट आ गया आपके पास नोज, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट। फिर नेजल कैविटी, और जिसको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रल्स, ओपनिंग कहते हैं, नेजल कैविटी की ओपनिंग को नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर आ गया आपके पास फेरिंग्स, फिर आ गया आपके पास लेरिंग्स, फिर आ गया ट्रेकिया, फिर आ गया ब्रोंकाई, फिर आ गया ब्रोंकियोल्स, और फिर आ गया आपके पास लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये आपके पास स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल यूनिट होते हैं। किस चीज़ का? आपके पास लंग्स का। तो बहुत सारी बुक्स में ब्रोंकियोल्स के बाद डायरेक्ट लंग्स लिख देते हैं, तो लंग्स लिखा हो या लंग्स के बाद एल्वियोलाई लिखा हो, हमारा कंसर्न किसके साथ होता है? ब्रोंकियोल्स के बाद जो एयर इंटर होती है वो होती है आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जो कौन से होते हैं आपके पास? एल्वियोलाई। दोबारा इसको देख लें एक मरतबा, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब ये स्केच आप लोगों के जहन में होना चाहिए। इस स्केच के मुताबिक सीक्वेंस वाइज ही हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस सीक्वेंस को हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब जो पहला पार्ट है आपके पास यहाँ स्केच में आप लोगों ने देखा है, वो है जी हमारे पास नोज़। अब नोज़ को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको मैं और आप देख सकते हैं। द एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सब पार्ट्स में से जो पार्ट हमें विजिबल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास? नोज़। अब नोज़ की कंपोजिशन क्या है आपके पास? एक्सटर्नल विजिबल पार्ट, ये आ गया इसकी डेफिनेशन। कंपोजिशन की तरफ जब आते हैं बच्चे तो हमें पता चलता है नोज़ बनते हैं 3 डिफरेंट टिश्यूज़ से। अब वो 3 डिफरेंट टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? पहला है आपके पास बोन्स, दूसरे है आपके पास कार्टिलेज, तीसरे है आपके पास फिब्रोफैटी टिश्यूज़। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? ये तो बुक में लिखा हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए कि बोन, नोज़ की कंपोजिशन में कितनी बोन्स होती हैं, कार्टिलेज क्या चीज़ है, फिब्रोफैटी टिश्यूज़ क्या चीज़ है। तो जब हम लोग बोन्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं बोन्स के पास होती हैं 2 सेट ऑफ, नोज़ के पास होती हैं 2 सेट ऑफ बोन्स, और जो ईच सेट होते हैं आपके पास, ईच सेट, हर सेट के पास फर्दर होती हैं 4 बोन्स, और जो हर बोन होती है आपके पास उसके होते हैं 4 पार्ट्स। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है फॉर ईटा। नोज की कंपोजिशन में पहला पार्ट कौन से बचे? बोन्स। बोन्स कितनी होती हैं? 2 सेट ऑफ स्मॉलर बोन्स होती हैं, लार्जर बोन्स नहीं होती है आपके पास। हर जो सेट ऑफ बोन होगा उसके पास फर्दर स्मॉलर, ये सब बोन्स कितनी होंगी? 4। हर जो बोन होगी उसके कितने पार्ट्स होंगे आपके पास? 4। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आपके इस चीज़ के लिए। ये आ गया बोर्ड के लिए और ये आ गया आपके पास ईटा के लिए। तो बोर्ड और ईटा दोनों आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस चैनल के ऊपर। तो पहली उसकी जो एग्जाम्पल वो आप लोग देख सकते हैं। ये आ गया बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पैटर्न लिखने का, याद करने का, और ये आ गया आपके पास ईटा का। अब नेक्स्ट चीज़ है आपके पास कार्टिलेज। अब सबसे पहले कार्टिलेज क्या चीज़ होती है आगे भी आएगा। अब स्टार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़।
कनेक्टिव टिश्यूज़ की सॉफ्ट फॉर्म को हम लोग किसका नाम देते हैं, कार्टिलेज का। और इन इस कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो आपके पास हार्ड फॉर्म होती है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, बोन का। तो यहाँ से हमारी दो डेफिनेशन भी क्लियर होगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। आगे यूनिट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस भी करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, तो उसका आइडिया भी अभी हमारे जहन में हो जाए कि बोन्स हार्ड फॉर्म होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की और कार्टिलेज सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। अब ये फिब्रोफैटी टिश्यूज़ क्या हैं। अब फिब्रोफैटी टिश्यूज़, तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, द कंपोजिशन ऑफ इन अ कंपोजिशन ऑफ बोन्स डैश टाइप ऑफ अ फैटी टिश्यूज़ आर इन्वॉल्व, नीचे आपके पास ऑप्शन में वो आपके पास एडिपोज लिख देते। तो इसका मतलब है कि ये जो फैटी टिश्यूज़ होंगे ये कौन से होंगे, आपके पास एडिपोज वाले होंगे। तो नोज़ की कंपोजिशन में जब हम लोग देखते हैं तो कितने पार्ट्स होते हैं, ये कितने टिश्यूज़ होते हैं बच्चे, 3। कौन कौन से, बोन्स, कार्टिलेज एंड फिब्रोफैटी टिश्यूज़। अब बोन्स कितनी होती हैं, 2 सेट ऑफ बोन होते हैं। ई सेट ऑफ बोन्स के अंदर फर्दर स्मॉलर बोन्स कितनी होती हैं, 4। हर बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। कार्टिलेज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फिब्रोफैटी टिश्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय फिब्रोफैटी टिश्यूज। फिब्रोफैटी टिश्यूज से मुराद आपके पास इसके अंदर एडिपोज के फाइबर्स होते हैं, द फाइबर्स ऑफ एडिपोज। ये आपके पास एडिपोज के फाइबर्स हैं। इन 3 चीज़ों से मिल के आपके पास कौन सी चीज़ बनती है जी, नोज़ बनते हैं। तो नोज़ हमें क्लियर हो गया। अब नोज़ की स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं कि हर शख्स के अंदर नोज़ की स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती है। क्यों मुख्तलिफ होती है, आप देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोज़ डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नोज़ की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करती है बच्चे एथमाइड बोन के ऊपर और कार्टिलेज के ऊपर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोज डिपेंड्स अपॉन द एथमाइड बोन एंड कार्टिलेज। अब इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए एथमाइड बोन कौन सी होती है, अनपेयर्ड बोन। स्कल की अनपेयर्ड बोन होती है, इसके साथ कोई दूसरी बोन कनेक्ट नहीं होती। लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास एक बोन है, ये आपके पास दूसरी बोन है, इनका अगर आपस में कनेक्शन है इस तरह का तो हम लोग कहेंगे ये पेयर्ड बोन है। अब ये किसी अनपेयर्ड बोन होती है, इसके साथ किसी किस्म की कोई दूसरी बोन नहीं होती, तो हम लोग कहते हैं एथमाइड बोन इज अनपेयर्ड बोन दैट सेपरेट नोज फ्रॉम ब्रेन। इसका काम क्या होता है कि ये नाक को अलग करती है, किससे अलग करती है, ब्रेन से। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी आपके लिए MCQ पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एथमाइड बोन सेपरेट द नोज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अ बॉडी, फ्रॉम ब्रेन। अब दूसरी चीज़ कौन सी होती है, कार्टिलेज, ऊपर बोन, ये वाली जो चीज़ सख्त होती है हमारे नाक में, जो सख्त पार्ट है ये वाला, दिस वन, ये सारी की सारी एथमाइड बोन में आती है। और ये जो पार्ट होता है सॉफ्ट, जिसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दिस पार्ट इज़ अ मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। क्लियर हो गया। ये था बच्चे हमारे पास पहला पार्ट, विजिबल पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नोज़। फिर नॉस्ट्रल्स की तरफ आ जाएं। नॉस्ट्रल्स, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे नॉस्ट्रल्स को। नॉस्ट्रल्स आर द एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल जो 2 ओपनिंग होती हैं इनको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रल्स। अब इन ओपनिंग के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, हेयर्स। सबको नज़र आते हैं नॉस्ट्रल्स के अंदर, ये नाक के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हेयर्स। और इनको अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको काट देते हैं, लेकिन इनको काटना ठीक नहीं होता। क्यों ठीक नहीं होता, Nostrils are the external opening, hairs are present inside the nostrils। अब देखें इन hairs का काम क्या है, ये जो hairs होते हैं ये हेल्प करते हैं इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये जो hairs हैं ये आपके पास क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प करते हैं। किसके अगेंस्ट हेल्प करते हैं, अगेंस्ट पैथोजन। अब कैसे बचे, इस पूरी लाइन को आप समझे। मैं इस एनवायरनमेंट में खड़ा हूँ, मैंने सेफ्टी मेजर्स नहीं किए हुए, मैं ऐसे ही बाहर चला जाता हूँ, तो मैं जब बाहर जाऊँगा तो मैंने सांस तो लेने हैं, मैंने ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन तो करनी है, उसके बगैर तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता या कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। अब मैं जब सांस लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने सांस लिया, मेरे अंदर कौन सी चीज़ गई, एयर कहाँ से गई, सराउंडिंग से। अब ये कोई हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे अंदर कौन सी चीज़ जाएगी, पैथोजन जाएंगे, जर्म्स जाएंगे, डस्ट जाएगी। तो ये जो नॉस्ट्रल्स के हेयर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये हेल्प करते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर अगेंस्ट पैथोजन, ये चीज़। तो ये जो नॉस्ट्रल्स के हेयर्स होंगे इनका काम होगा ये फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करेंगे अगेंस्ट पैथोजन। अब जब ये फिल्ट्रेशन करते हैं बच्चे, पैथोजन से अगेंस्ट रोकते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं। इनका काम होता है ये डिफेंस करते हैं बॉडी की। और इनकी जो डिफेंस होती है, ये चीज़ भी याद रख लें बच्चे, ये होती है नॉन स्पेसिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पेसिफिक। फर्स्ट ईयर के इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आपने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक पढ़ा होगा। नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है आपके पास इस एनवायरनमेंट में जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसकी एयर में बैक्टीरिया भी होंगे,
फंगाई के पार्टिकल्स भी होंगे, इसके अलावा फंगाई होंगे, वायरसेस होंगे, पोलन्स होंगे, डस्ट होंगे, ये सारी की सारी इस नॉस्ट्रल इनको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। नॉस्ट्रल किसी एक पैथोजन को रोकने में हेल्प नहीं करते। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ये जो नॉस्ट्रल्स के हेयर्स हैं ये बैक्टीरिया को रोकते हैं, तो फिर ये होंगे स्पेसिफिक, ये सिर्फ बैक्टीरिया को रोकेंगे, लेकिन ये आपके पास हर जर्म्स को रोकते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म में तो आते हैं लेकिन नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक से मुराद किसी एक पैथोजन के लिए स्पेसिफाइज नहीं होते। अब देखें ये चीज़ हमें पता चल गई, ये डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, और आगे जाके हमें मज़ीद पता चलेगा कि डिफेंस मैकेनिज्म की 3 लेयर्स में से कौन सी लेयर्स में आते हैं आपके पास। फिर बोथ नॉस्ट्रल्स एंड नेसल कैविटी आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी के अंदर कौन सी चीज़ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। हम लोग पढ़ते आए हैं 10th से, हमें ये पता होना चाहिए कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती क्या चीज़ है। ये आपके पास 2 to 3 लेयर्स होती हैं, और वो जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ की लेयर होती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की लेयर जब इकट्ठी होती हैं तो हम लोग कहते हैं ये कौन सी मेम्ब्रेन बनाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखें नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स के अलावा कौन सी चीज़ है, म्यूकस मेम्ब्रेन। पूरी की पूरी नेजल कैविटी के अंदर कौन सी चीज़ है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किससे बनती है, 2 to 3 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। और इसके साथ दूसरी चीज़ कौन सी होती है, सीलिया। अब सीलिया क्या चीज़ होती है आपके पास, हम लोग कहते हैं सीलिया कहते हैं ये भी स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके जब हम लोग अमूमन साइज़ आते हैं एंट्री के अंदर, इनका साइज़ बुक के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ना किसी बुक के अंदर मिलेगा, ना गाइड बुक के अंदर मिलेगा, ना नोट्स के अंदर मिलेगा। इनका साइज़ लेंथ के लिहाज से होते हैं 6 to 7 माइक्रोमीटर, और इनकी जो आपके पास विड्थ होती है वो होती है 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। ये आपको बता रहे हैं बच्चे फॉर एंट्री के लिए, ये भी साथ में ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग लेक्चर के अंदर इसको नोट कर दो एंट्री के अंदर। अब नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी के अंदर एक आ गई म्यूकस मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी चीज़ आ गई, सीलिया। अब इनका अलग अलग फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और इस सीलिया का फंक्शन क्या है। फिर आ जाएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है ये सिक्रीट करती है स्टिकी सब्सटेंस विच इज़ नोन एज अ म्यूकस। इसका काम होता है ये एक स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करती है, उस स्टिकी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं म्यूकस। ये जो म्यूकस है सबसे पहले इसको डिफाइन करें जी, म्यूकस क्या होता है, द प्रोटेक्टिव आपके पास लेयर, अ प्रोटेक्टिव लेयर। इस प्रोटेक्टिव लेयर को कौन सी चीज़ सिक्रीट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। किसके अंदर करती है, आपके पास नेजल कैविटी के अंदर। अब इस म्यूकस का काम क्या होगा, इस म्यूकस के 2 काम होते हैं। एक काम ये होता है कि ये मॉइस्ट करते हैं सब्सटेंस से, तो ये मॉइस्ट करेगा एयर। अब देखें मॉइस्ट किस चीज़ को करेगा बच्चे, बाहर से एयर अंदर आएगी तो बाहर ड्राई एयर है, जब मेरे अंदर ड्राई एयर जाएगी तो ये मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन सी चीज़ होगी आपके पास, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किस चीज़ को सिक्रीट करेगी, म्यूकस को। म्यूकस क्या चीज़ होता है, फ्लूइड होते हैं। उस फ्लूइड के साथ जब एयर की मिक्सिंग होगी तो वो एयर आपके पास क्या हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। और दूसरा काम इसका भी होता है कि ये म्यूकस क्या करता है, स्टॉप करते हैं। किस चीज़ को स्टॉप करते हैं, पैथोजेंस को। क्यों पैथोजन को स्टॉप करता है, बिल्कुल इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव लेयर। लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास एक लाइन है, इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की मैं इस तरह की लाइनिंग बनाता हूं, आप कंसिडर करें ये आपके पास म्यूकस है जी। अब यहां से एयर आ रही, एयर के अंदर मैं कहता हूं ये जर्म, तो ये स्टिकी इन नेचर होती है। तो ये म्यूकस आके इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच्ड हो जाएगी। जब इसके साथ अटैच्ड हो जाएगी तो ये वाला जो ब्लू कलर का पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है ये नीचे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर्ड नहीं होगा, ये इधर स्टॉप हो जाएगा। और इसको स्टॉप करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, म्यूकस। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जो म्यूकस होता है ये 2 काम करते हैं, एयर को मॉइस्ट करता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ये स्टॉप करता है किस चीज़ को, पैथोजन को। हमें म्यूकस का काम पता चल गया, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो म्यूकस है इसका काम पता चल गया। दूसरी चीज़ है सीलिया। अब सीलिया के काम की तरफ आएँ। सीलिया का साइज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीलिया जो आपके पास ट्रैप सब्सटेंस होते हैं, इधर देखें ये ट्रैप सब्सटेंस है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रैप सब्सटेंस है। इस ट्रैप सब्सटेंस को सीलिया मूव करवाता है फेरिंक्स के अंदर, और वहाँ से इसकी क्या हो जाती है, आपके पास रिमूवल हो जाती है। तो
सीलिया का काम होता है उन सब्सटेंस को, जिन सब्सटेंस को आपके पास म्यूकस ट्रैप्ड करते हैं, उनको मूव करवा के फेरिंग्स की तरफ लेके जाना, और फेरिंग्स उनको फिर बॉडी से क्या करवा देते हैं जी, रिमूव करवा देते हैं। ये काम कौन सा चीज़ करते हैं, सीलिया। अब हम लोग कहते हैं बच्चे सीलिया प्लस म्यूकस, ये दोनों होते हैं आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। आप फर्स्ट ईयर वाले प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होती है आपके पास, नॉन स्पेसिफिक। तो इसका मतलब है हम लोगों ने ये चीज़ें पहले डिस्कस कर दी हैं, अब हमें पता चल गया सीलिया और म्यूकस का काम क्या चीज़ होते हैं। अब देखें बच्चे, बिलो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके नीचे कौन सी चीज़ होती है आपके पास, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, इनका काम होता है कि ये एयर को वार्म करती हैं अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब देखें, लेट्स सपोज बाय टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे अंदर कौन सी एयर जाएगी, कोल्ड एयर जाएगी। जब कोल्ड एयर जाएगी तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एयर मूव करते करते जब नेजल कैविटी में पहुंचेगी, नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे कौन सी चीज़ होगी बच्चे, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज का टेम्परेचर ब्लड का ज़्यादा है, एयर का टेम्परेचर कम है, फ़ौरन कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन। हीट ब्लड कैपिलरीज से निकल के किसके साथ मिक्सअप होगी आपके पास, हीट ब्लड कैपिलरीज से निकल के एयर के साथ मिक्स होगी, और एयर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगी, अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका एक जर्नल स्केच देखें तो हम लोग कहते हैं ये जो नॉस्ट्रल्स कैविटी, ये नेजल कैविटी होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एयर की फिल्ट्रेशन होती है। नंबर 1 एयर की फिल्ट्रेशन होती है। एयर की फिल्ट्रेशन किस किस से होती है, जर्म्स के अगेंस्ट होती है, डस्ट के अगेंस्ट होती है। इसके अलावा कौन सी चीज़ होती है, एयर की मॉइस्चराइजिंग होती है, और साथ में क्या चीज़ होती है आपके पास, जो एयर होती है इसको वार्म अप किया जाता है। तो कौन सी चीज़ें करती हैं, जो चीज़ें करती हैं वो डिटेल में आपको बता दिया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 2, वो है जी फेरिंग्स। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरिंग्स के आगे मैंने लिखा होगा C2 to C6। अब ये इसकी लोकेशन है बच्चे, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी आपको एंट्री के लिए बताया, आपको बुक गाइड बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। C2 से C6 से मुराद क्या चीज़ है। अब C2 से C6 हमारे पास टोटल जो सर्विकल वर्टिब्रीज होती हैं, इसको इधर लें, सर्विकल वर्टिब्रीज ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं नेक में, ये होती हैं टोटल 7। तो इन सर्विकल वर्टिब्रीज का जो रीजन नंबर 2 से लेके 6 तक जो रीजन होते हैं, उधर जिस आर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कवर्ड किया होता है वो कौन से होते हैं आपके पास, फेरिंग्स। तो इधर से हम लोग कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रीज कहाँ पे होती हैं, नेक में। तो इधर से हम लोग बता सकते हैं फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नेक रीजन, गर्दन वाली रीजन में। यहाँ पे आप देखें ये सारे का सारा रीजन इसके अपोजिट साइड पे हैं, ये सर्विकल वर्टिब्रीज होती हैं बच्चे टॉप मोस्ट। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं ये इस जगह। तो इस जगह आपको जो आर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा वो कौन सा होगा जी, फेरिंग्स। फ्रॉम C2 to C6 अ मस्कुलर आर्गन, ये चीज़ कौन सा आर्गन होता है आपके पास, मस्कुलर आर्गन होता है। शेप्ड कौन सी होती है, कॉन शेप्ड। इसकी शेप्ड कॉन किसकी वजह से होती है आपको मैं ये भी बताऊंगा। अब ये क्या होता है, कॉन शेप्ड पार्ट, कॉन शेप्ड होते हैं लीडिंग फ्रॉम ऑरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। अब ये ऑरल कैविटी से और नेजल कैविटी दोनों से अराइज होते हैं। ऑरल कैविटी से जब ये ऑरल कैविटी का ये जो पार्ट होगा तो तब जाके ये ओपन होगा आपके पास इसोफेगस में। अगर ये नेजल कैविटी का पार्ट होगा तो ये जाके ओपन होगा आपके पास किस में, लेरिंग्स में। अब ये देखें बच्चे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फेरिंग्स अ कॉमन ओपनिंग ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉमन ओपनिंग होती है, नेक में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉमन ओपनिंग है। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है तो फिर जाके ये ट्रेकिया में ओपन नहीं होगा या लेरिंग्स में ओपन नहीं होगा, किस में ओपन होगा आपके पास, इसोफेगस में। अगर ये आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है तो फिर जो फेरिंग्स है ये जाके ओपन होगा किसके अंदर, लेरिंग्स के अंदर। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं अ मस्कुलर कॉमन ओपनिंग दैट लीड्स फ्रॉम ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा तो ऑरल कैविटी से जाके ओपन होगा इसोफेगस में, नेजल कैविटी का पार्ट होगा तो जाके ओपन होगा लेरिंग्स में। ये तो बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब बुक के अंदर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी, आगे आ जाए जी। इसकी होती हैं 3 टाइप्स। फेरिंग्स की कितनी टाइप्स होती हैं बच्चे, 3। कौन कौन सी, नेजो, ओरियो, लेरेंजियो। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेरिंग्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स, नेजियो फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ओरियो फेरिंग्स, oral cavity, laryngopharynx, that part leads towards the next part which is known as a larynx. अब laryngopharynx, ये जो laryngopharynx होते हैं बच्चे हम लोग कहते हैं इसके 2 मसल्स जो होते हैं, 2 मसल्स,
ये कंबाइन होके आपके पास कौन सी चीज़ बनाते हैं, लेरेंजियोफेरेंक्स के दो मसल्स कंबाइन होके इसकी कॉन शेप बनाते हैं। तो फेरेंक्स की शेप कौन सी होती है, कॉन शेप। क्वेश्चन ये राइज होता है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है आपके पास। तो इसकी कौन शेप किसकी वजह से होती है आपके पास, ड्यू टू टू मसल्स ऑफ लेरेंजियोफेरेंक्स। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेरेंक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेरेंक्स, नेजियो, ओरियो एंड लेरेंजियो। एंड 2 मसल्स ऑफ लेरेंजियोफेरेंक्स कंबाइंस टू फॉर्म अ मस्कुलर कॉन शेप्ड ऑर्गन विच इज नोन एज अ फेरेंक्स। क्लियर हो गया बच्चे, ये एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। एंड वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बहुत सारी बुक में होते हैं फेरेंक्स से रिलेटेड, वो क्या है आपके पास कि फेरेंक्स को कंट्रोल कितनी नर्व्स करती हैं। तो फेरेंक्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 3 नर्व्स होती हैं। फेरेंक्स इज अ कंट्रोल्ड बाय 3 नर्व्स। एक छोटा सा मस्कुलर कॉन शेप्ड ऑर्गन है, उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी नर्व्स होती हैं बच्चे, आपके पास 3 नर्व्स होती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ये एमसीक्यू एंट्री का क्या है आपके पास, एमसीक्यू है एंट्री का। और 3 नर्व्स, ये नर्व्स कहाँ से कंट्रोल करती हैं इसको, नर्व्स कहाँ से राइज होती हैं, ब्रेन से। तो हम कह सकते हैं दिमाग फेरेंक्स को कंट्रोल करने के लिए कितनी नर्व्स का यूज़ करते हैं, 3 नर्व्स का यूज़ करते हैं। ये चीज़ बच्चे, फिर आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास लेरिंक्स। लेरिंक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जिसका नाम मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, गैलन। सबसे पहले लेरिंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था गैलन ने। अब ये क्या है आपके पास, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये भी आपके पास, रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 फंक्शंस। इसके भी 2 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 2 फंक्शंस हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, ऊपर चले जाएं, लेरिंक्स की वजह से। दूसरा, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है, मेरे अंदर जो एयर जा रही है वो भी किसकी वजह से जा रही है, ऊपर चले जाएं, लेरिंक्स की वजह से। तो 2 इंपॉर्टेंट इसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं बच्चे, एक किससे रिलेटेड है आपके पास, साउंड से रिलेटेड है, और दूसरा किससे रिलेटेड है कि ये कंट्रोल करते हैं एयर को, कि एयर कहाँ तक जाए आपके पास, लंग्स तक जाए। अब कंपोजिशन, इसकी भी जब हम लोग कंपोजिशन देखते हैं तो कंपोजिशन हमें पता चलती है ये भी कार्टिलेज से बनते हैं। कार्टिलेज क्या चीज़ होती है, इसी लेक्चर में 2 मरतबा डिफाइन हो चुके हैं, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। क्यों कार्टिलेज से बनते हैं, क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई लेरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज। क्यों ये कार्टिलेज से बनते हैं, इसके अंदर जब एयर जाती है, अब देखें ये कार्टिलेज है, लेट्स सपोज ये 2 मार्कर कार्टिलेज हैं, इनके अंदर जब एयर जाएगी तो कार्टिलेज होने की वजह से ये सॉफ्ट हैं, ये एक दूसरे के साथ अगर स्ट्राइक करेंगे भी तो स्ट्राइक करते हैं तो टूटते नहीं हैं। अगर ये हार्ड होते तो एयर तो ऊपर से नीचे प्रेशर के साथ जाती है, जब एयर ऊपर से नीचे प्रेशर के साथ जाती है, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते, कोलेस्पिंग के नतीजे में इनकी क्या हो जाती, ब्रेकेज हो जाती। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि लेरिंक्स की जो कंपोजिशन होती है वो किससे होती है आपके पास, कार्टिलेज से। और कार्टिलेज की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये कोलेस्पिंग से बचे रहते हैं। फिर इन कार्टिलेज की जो प्लेट्स होती हैं, लेट्स सपोज एक ये, एक ये, एक ये, मैं कहता हूँ 3 ही प्लेट्स हैं। ये एक कार्टिलेज की प्लेट आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। इनको आपस में हेल्ड कौन सी चीज़ करती है, इन कार्टिलेज को आपस में पकड़ के रखती है मसल फाइबर। एमसीक्यू, द कार्टिलेज प्लेट्स इन अ स्ट्रक्चर ऑफ लेरिंक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय विच सब्सटेंस। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है आपके पास, मसल फाइबर। क्लियर हो गया बच्चे, आपको क्या बताया था, ये कितने काम करते हैं, 2 काम। अब हम लोग कहते हैं साउंड। तो साउंड के लिए, ये आवाज़ के लिए, इसका दूसरा नाम होता है आपके पास वोकल कार्ड। इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ फाइबरस बैंड होते हैं। तो आवाज़ के लिए, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आपकी आवाज़ आपके घर वाले सुन सकते हैं, या आप जब हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपकी आवाज़ सुन सकूँगा। आपकी आवाज़ निकलेगी किसकी वजह से, 2 फाइब्रस बैंड्स की वजह से। इन 2 फाइब्रस बैंड को हम लोग किसका नाम देते हैं, वोकल कार्ड का नाम भी देते हैं। इन 2 फाइब्रस बैंड के अंदर कौन सी चीज़ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी चीज़ होती है बच्चे, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखें ये अगर आपके पास 2 फाइब्रस बैंड हैं, एक बैंड आपके पास ये आ गया, एक बैंड आपके पास ये आ गया, तो इनकी जब हम लोग इंटरनल लाइनिंग देखते हैं ये, तो इधर भी कौन सी चीज़ होती है आपके पास, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ताकि वो इनको क्या रख सके बच्चे, मॉइस्ट रख सके। किसकी वजह से मॉइस्ट रख सके, ड्यू टू म्यूकस। और इनको क्या रख सके, प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, फ्रॉम पैथोजेंस। अब समझ आई कि इनके पास म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। और ये जो वोकल कार्ड होते हैं ये हमेशा
स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सामने होते हैं। किसके क्रॉस? ये स्ट्रेट होते हैं, लेरिंग्स के। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। लेरिंग्स के साउंड का फंक्शन क्या है कि साउंड के लिए या वोकल के लिए या वोकलिज्म के लिए 2 फाइब्रस बैंड होते हैं। इन फाइब्रस बैंड के अंदर कौन सी चीज़ होती है आपके पास? म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि वो इन फाइब्रस बैंड को मॉइस्ट भी रख सकें और इनकी प्रोटेक्शन भी कर सकें। किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। और ये फाइब्रस बैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमेशा प्रेजेंट होते हैं अक्रॉस द लेरिंग्स। क्लियर? तो ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या सीखी? सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्केच, उसके अलावा हम लोगों ने इसके पार्ट पढ़े। पहला पार्ट पढ़ा नोज़, फिर हम लोगों ने पढ़ा नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा लैरिंग्स। इन सारे पार्ट्स को हम लोगों ने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया और एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया। अब आपका काम क्या है? होम असाइनमेंट, जो आप लोग करने के बाद इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। तो आपका जो काम है वो ये वाला पार्ट है। नोज़ के बाद जो पार्ट है नॉस्ट्रल्स, और जिसको हम लोग कहते हैं नेज़ल कैविटी, ये सारे का सारा आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर करने के बाद इसकी पिक्चर मुझे भेजेंगे। फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।